अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे मेरे यूट्यूब चैनल मैडी मैथ्स क्लासेस पे जाके जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके क्लास 10 साइंस चेक कर लेना। उसमें तुम्हें सारी की सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी, तो उस पर जाके चेक कर लेना एक बार। सुनो भाई, हमारे पास जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, चैप्टर फर्स्ट है। पहले सबसे पहली बात हमें समझना है कि भाई रासायनिक का मतलब क्या होता है। ये जो रासायनिक लिखा है इसका मतलब क्या होता है। रासायनिक का मतलब होता है केमिकल, ठीक है। उसके बाद अगली बात करते हैं अभिक्रिया। अभिक्रिया क्या होता है, कोई सा भी एक्सपेरिमेंट, ठीक है, कोई सा रिएक्शन। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं केमिकल से रिएक्शन, कोई सा भी केमिकल है उसका रिएक्शन करवाना। अब उसके बाद जब हम इसी रासायनिक अभिक्रिया को, जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है उस रासायनिक अभिक्रिया को अगर मैं किसी इक्वेशन के फॉर्म में लिख दूं, उसको बोलते हैं समीकरण, ठीक है। तो पहले चैप्टर का मतलब क्लियर है मेरे पास। हम बात करते हैं भाई रासायनिक अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसे परिवर्तन, कुछ मेरे पास चेंजेस होते हैं जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। मैंने ये बोला, जैसे मान के चलो, इसका तुम्हें एग्जांपल देता हूं। मैं तुमसे बोला कि तुमने तेजाब के अंदर पानी मिक्स कर दिया, ठीक है। तेजाब के अंदर पानी मिक्स करते हैं, उसमें से क्या है कि नई चीज बनती है। एक तो जहां पहले तेजाब हल्का ठंडा था वो ज्यादा गर्म हो जाएगा। देखो मैंने क्या बोला कि जहां पे तेजाब हल्का ठंडा था वहां पे गर्म हो जाएगा। उसके बाद उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला कि ऐसे परिवर्तन, कुछ कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, हम उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें तो कुछ तुम्हें एग्जांपल देता हूं। मैं पहले बोला भोजन का पाचन। देखो जब हम भोजन को खाते हैं, जब कुछ भी खाना खाते हैं, तो खाना खाते वक्त क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में थोड़ा सा ठोस होता है, हमारे पेट में जाता है। हमारे पेट में जाने से पहले हमारे माउथ में जो सलाइवा होता है, हमारे मुंह के अंदर जो लार होती है, लार से मिक्स होकर हमारे पेट में जाता है। हमारे पेट के अंदर एक एसिड होता है जो तुम्हें पहले बहुत बचा होगा, जिसको हम बोलते हैं HCl, ठीक है। जो हमारे पास एसिड है उसका नाम है HCl, HCl, ठीक है। ये हमारे पास एसिड का नाम है। तो तुम इस एसिड के नाम को नोट डाउन कर लो भाई, HCl जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरीन बोलते हैं। अब सुनो, तो भोजन हमारे पेट में पहले ठंडा गया, उसके बाद क्या हल्का सा वो पेट में जाता है तो एसिड में मिलता है, उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। तो ये भी क्या एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। अगला सांस लेना। देखो भाई श्वसन का मतलब है सांस लेना। सांस लेना एक रासायनिक अभिक्रिया कैसे है, देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम उदाहरण पढ़ रहे हैं किसके, रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो पहले मैंने भोजन का पाचन बता दिया। उसके बाद जो मेरे पास सेकंड है वो है मेरे पास श्वसन, हम जो सांस लेते हैं वो भी एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। पहले तुम्हें यहाँ पे कहीं दिख रही होगी, ठीक है। जो मेरे पास जो जितने पॉइंट है सारे सारे बता रहा हूँ ना। उसके बाद फिर मेरे पास, अच्छा श्वसन कैसे है मेरे पास, हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन और छोड़ते हैं, हमारे पास क्या एक डिफरेंट गैस होती है जो गर्म गैस होती है, ठीक है। उसके बाद जब मेरे पास अगला है लोहे पर जंग लगना। भाई देखो होता क्या है, जब भी कोई धातु की चीज हवा के संपर्क में आती है या फिर ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है, जिसको ऑक्साइड की परत बोलते हैं, ऑक्साइड की लेयर बोलते हैं। इसीलिए हम क्या बोलते हैं भाई, लोहे पे जो जंग लगना है उसको हम रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। अगला मेरे पास है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम फीते का जलना। सुनो, मैग्नीशियम जो रबड़ होती है, जब वो पहले होती है तो भाई वो मेरे पास क्या है, मेटल के रूप में होती है, एक धातु के रूप में होती है, ठीक है। भाई धातु वो सारी सारी चीजें होती हैं जिसमें बिजली आराम से कैच, जिसमें बिजली आराम से इधर से उधर जा सकती है, ठीक है। तो मैं मैग्नीशियम फीते का जलना, जब मैग्नीशियम फीता है जब वो जलता है तो जलने के साथ क्या होता है भाई, उसके अंदर जो एक पहले पाउडर छोड़ता है और फिर जाके वो ज्वाला छोड़ता है और गर्मी छोड़ती है, ठीक है। इस तरीके से होता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं कि नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है। देखो तो मैंने जब मैग्नीशियम फीते को जलाया, मैग्नीशियम फीते को जलाने के बाद मेरे पास क्या हुआ कि उसमें पहले तो नीचे पाउडर आ गया। पाउडर आने के बाद उसके आगे क्या हुआ, देखो जब पाउडर आ गया तो पाउडर के बाद क्या होता है, उसमें से धुआं निकलता है, ठीक है। तो धुआं हाइड्रोजन गैस टाइप मान लो, एक तरीके से गर्म गैस है तो निकलेगी। उसके बाद जो अगला हमारे पास है श्वेत ज्वाला, ज्वाला निकलती है और साइड में गर्मी भी उत्पन्न होती है। तो नए नए गुण वाले नए पदार्थ बनते हैं। सिंपल सी बात ध्यान रखिए चलनी है, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद भाई दही का बनना। देखो होता क्या है दही के बनने के अंदर, जो दही है उसमें वो पहले एकदम सादा रहता है, ठीक है। दही का जैसे मान लो दूध है, दूध पे एकदम सादा होता है, लेकिन जैसे हम उसके अंदर दही डालते हैं वो पूरे के पूरे को खट्टा कर देता है, ठीक है, और हल्का हल्का पीला हो जाता है। जैसे मान लो दूध है, दूध पहले सफेद होता है, उस पर उसमें थोड़ी जैसे दही डालते हैं, तो दही डालते हैं उसके अंदर भाई देखो जो दही खट्टा बन जाता है, पहले इसका स्वाद नॉर्मल होता है फिर मीठा होता है। दूध का स्वाद पहले कुछ और होता है, लेकिन दही के डालते ही वो खट्टा हो जाता है, ठीक। उसके बाद अब हम अगली बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण, मतलब कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या होता है। सबसे पहला
अवस्था में परिवर्तन होता है। अवस्था में परिवर्तन का मतलब है अगर कोई सी चीज ठोस है तो वो द्रव या गैस में बदल जाएगी। उसके बाद रंग में परिवर्तन, अगर इसमें रंग में देखो, मैं तुम्हें दूध का एग्जांपल देता भी, दूध सफेद था और दही हल्की पीली हो जाती है। तो अगला तापमान में परिवर्तन, गर्मी में परिवर्तन हो जाता है। देखो कोई सी चीज ठंडी होगी तो गर्म हो जाएगी, कोई सी गर्म होगी तो ठंडी हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे सकता हूँ, श्वसन। श्वसन में जब मैंने सांस लिया तो ठंडी गैस अंदर जाती है, जब हम छोड़ते हैं तो गर्म गैस मुंह से बाहर आती है। एक बार ट्राई कर सकते हो तुम सब। उसके बाद में गैस होगा उत्सर्जन, भाई उसमें गैस जरूर उत्पन्न होती है। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें गैस का उत्सर्जन होता जरूर है। सुनो भाई, अगली बात करते हैं जो मेरे पास रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शन करना। जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं हम उसको दिखाते कैसे, देखो यहाँ पे जैसे मेरे पास लिखा हुआ है, पहले मेरे पास है शब्द समीकरण जो मेरे पास है इस साइड लिखा हुआ है। देखो कैसे बनाया मैंने कि जिंक लिया मैंने, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, ठीक है, मैंने सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। तो उसके बाद इन दोनों को मैंने मिक्स किया, इन दो चीज को मैंने मिक्स किया। इनको मिक्स करने के बाद जो मेरे पास आगे बन के आया वो क्या, मेरे पास जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन, ये दो चीज बनी है। अच्छा भाई, जिस चीज हम जिस साइड हम मिक्स करते हैं, जैसे मान के चलो तुम्हें ए साइड में दिख रहा होगा, यहाँ पे यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब ये जो तुम्हें दिख रहा है कि जो मैंने बताया यहाँ पे LHS, जो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, जो तुम्हारे उल्टे हाथ की तरफ जो होगा उसको हम अभिकारक बोलते हैं। और जो एक मिनट भाई, यहाँ पे हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड, हाँ ये मेरे पास RHS है, थोड़ा गलती से टाइप हो रखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास है यहाँ पे RHS है, सब इसको जिसके पास नोट्स है और इसमें RHS लिख लिया। तो हम इसे क्या बोलते हैं भाई, इसको उत्पाद साइड बोलते हैं। जिस साइड हम किसी चीज को मिक्स करते हैं उसे अभिकारक बोलते हैं, और जो दूसरा साइड है हम उसको उत्पाद बोलते हैं। अब देखो मैं तुम्हें अगली बात बताऊं कि रासायनिक समीकरण कैसे बनता है। ये मेरे पास देखो ये शब्द वाले समीकरण है जिसको हम कंकाली समीकरण भी बोलते हैं। दूसरा मेरे पास है रासायनिक समीकरण। सुनो रासायनिक क्या होता है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे जिंक लिया था तो जिंक का सिंबल लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने जिंक का सिंबल लिखा हुआ है। फिर यहाँ मैंने सल्फ्यूरिक अम्ल लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, तो H2SO4 ले लिया। तुम्हें देखो भाई, तुम्हें ना क्या करना होता है, बहुत सारे कंपाउंड के नाम याद करने होते हैं। तो गूगल पे जाके तुमने जितने भी कंपाउंड के नाम है वो सारे सारे लिख लो, उन्हें याद कर लो कि कौन से कंपाउंड को क्या बोलते हैं। वैसे जब मैं जो मेरी डिटेल क्लास है उसमें सारी की सारी बात समझा रखी है, उसको तुम जाके देख सकते हो एक बार। उसके बाद अगला मेरे पास है, जैसे यहाँ पे बता रखा है कि भाई जिंक प्लस सल्फेट है, तो मैंने यहाँ पे क्या देखो जिंक और सल्फेट है, मैंने क्या किया ZnSO4 और फिर लास्ट में हाइड्रोजन गैस है, तो ये हाइड्रोजन गैस आ गई। तो देखो मेरे पास क्या होता है, जो समीकरण होते हैं दो तरीके से। देखो जैसे मैं तुम्हें यहाँ बताया अभी कि ये रहा, पहले मेरे पास है शब्द वाले समीकरण है, ठीक है, दूसरा मेरे पास है जिसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो ये चीज दिख नहीं रही होगी थोड़ी बहुत, ये मेरे जस्ट पीछे छुप गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मेरे पास क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण जो हमारे पास सिंबल के रूप में लिखे होते हैं, जो सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं हम उसको बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ मेरे पास कि रासायनिक समीकरण को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, वो क्या लिखा हुआ है मेरे पास, फिर कि रासायनिक अभिक्रिया या फिर रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। मैंने क्या बताया कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित की जाती हैं। निरूपित का मतलब है दिखाई जाती है। उसके बाद रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक का मतलब है जो जो मैंने एलिमेंट लिए उसके सिंबल, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया था अभी जिंक, तो जिंक का सिंबल क्या है मेरे पास Zn है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिया है। अब देखो, तो उसके बाद या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र, मैंने क्या होता भाई, दो साइड होते हैं, एक मेरे पास था अभिकारक, दूसरा मेरे पास था उत्पाद। तो वो यहाँ पे वही चीज बता रखी है कि हाँ देखो रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या बता रहा हूं मैं तुम्हें कि अगर कोई सा तत्व है, जैसे मान के चलो यहाँ पे जिंक है, मैंने यहाँ पे जिंक लिया, ठीक है। तो जिंक क्या, बताओ जिंक कैसा होता है, जिंक सॉलिड होता है, तो उसके साइड में देंगे सॉलिड, उसके साइड में हमें देखो जैसे जिंक लिखा है ना, तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना के और यहाँ पे S लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे साइड में इसके जिंक के साइड में S लिख दोगे। सुनो उसके बाद कह रहे कि रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। देखो भाई, अगर ताप की बात आएगी तो तीर ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। जो अगर ताप ताप की बात करेंगे ना, तो जो तुम्हारे पास जो तीर है वो तुम्हारा वो इस तरीके ऊपर की तरफ बनेगा, इस तरीके से ऐसे करके इस साइड में तुम्हारा तीर बन के आ जाएगा। ऐसा ऐसा तीर बनता है ताप के लिए, ठीक है। उसके लिए अगर दाब के लिए तीर बनाएंगे तो हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है, और फिर ऐसे करके ऐसा, ये ऐसा जो मेरे पास ये बनेगा
वो बनेगा दाब के लिए। और उत्प्रेरक मेरे पास क्या रहेगी, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब है हमारे पास ना एरो टाइप से बन जाता है, ठीक है, इस तरीके से एरो बन जाता है। फिर आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे की तरह से दर्शाया जाता है। अब सुनो, मैं तुम्हें अभिकारक के बारे में बता चुका हूँ क्या होता है अभिकारक। जो मेरे पास इस साइड के जो होते हैं उसे हम अभिकारक बोलते हैं, और जो इस साइड वाले होते हैं उसको उत्पाद बोलते हैं। तो देखो मैंने क्या लिखा है, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। ये जो मेरे पास ऊपर एग्जाम्पल था जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये ऐसे पदार्थ थे जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। तो जो हिस्सा लेते हैं हम उसको अभिकारक कहते हैं, और ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उसे उत्पाद कहते हैं, और जिनका निर्माण हुआ है हम उसको उत्पाद बोलते हैं। अब सुनो भाई, हम अगली बात करते हैं कंकाली समीकरण क्या होता है। कंकाली समीकरण का मेरे पास मतलब है ऐसे समीकरण जो संतुलित नहीं है। ऐसे समीकरण जो संतुलित नहीं है, जो संतुलित नहीं होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं कंकाली समीकरण। और मेरे पास जो अगला है, जो मेरे पास दूसरे को क्या बोलते हैं, जो चीज संतुलित है उसको संतुलित समीकरण बोला जाता है। मतलब कि तुम्हें पहले संतुलित का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है। देखो जैसे यहाँ पे मेरे पास कार्बन कितना है, कार्बन में 1 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन में 2 नंबर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ भी कार्बन 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ये मेरे पास संतुलित है, ठीक। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मान लो, चलो ठीक है, मैं ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पे अगर 2 नहीं होता, अगर जैसे यहाँ है मेरे पास मान लो ये दो है, 2 होता नहीं। अगर यहाँ पे 2 नहीं होता और यहाँ पे ये वाला 2 होता, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि इस साइड 2 नहीं होता लेकिन यहाँ पे 2 होता, तो इसको हम बोल देते कंकाली समीकरण, ठीक है। लेकिन मेरे पास क्या, भी दोनों मैच हो रहे हैं, हमें इस साइड के नंबर और उस साइड के नंबर देखने होते हैं। इसको पूरा पूरा डिटेल में समझा रखा है, इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर है, ठीक है। फिर सुनो, तो मेरे पास अगला क्या लिखा है, मैंने कंकाली के बारे में बता दिया। कंकाली समीकरण क्या होते हैं, कंकाली समीकरण वो होते हैं जो संतुलित नहीं होते, ठीक है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद के तरफ की जो संख्या होती है वो बराबर नहीं होती, हम उसको कंकाली समीकरण कहते हैं, ठीक। लेकिन कुछ कुछ कंकाली समीकरण मेरे पास पहले से संतुलित होते हैं, कुछ कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जो पहले से संतुलित है। जैसे मान चलो मैं तुम्हें बता रखा मैंने कि कंकाली समीकरण प्राय असंतुलित समीकरण होते हैं, ठीक। कंकाली कौन से होते हैं, जो असंतुलित होते हैं। उसके बाद किंतु कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं, कुछ कुछ समीकरण ऐसे भी होते हैं जिन्हें संतुलित करने की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो मैं कुछ बातें और बता रहा हूँ, क्या देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ठीक। मैं तुम्हें रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की बात बता रहा हूँ, सुनो। जैसे इसके ऊपर वाला एग्जाम्पल है ना मेरे पास, जैसे मान लो कि कोई सा भी ये लिखा हुआ है, मैं बोल दूं कि ये मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला। अब मैं इसको संतुलित करने की बात करता हूँ, तो पहले मैं चेक करूंगा कि पहले से संतुलित तो नहीं है। हमें किसी भी समीकरण को संतुलित करने से पहले उसको हमें चेक करना है कि कहीं वो पहले से संतुलित तो नहीं है। अगर वो पहले से ही संतुलित है तो हम उसको ना दोबारा सेम उठा के लिख देंगे, बोल देंगे संतुलित पहले से ही है, ठीक है। अब सुनो, मेरे पास अगली बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना कैसे होता है। सबसे पहले द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसका मतलब है कि भाई दुनिया में ना तो किसी चीज को बना सकते हैं ना ही किसी चीज को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अब सुनो, कह रहे किसी भी रासायनिक अभिकारक में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ये बात हमने 9th क्लास में पढ़ रखी है, ठीक है, कि अगर कोई सा भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें ना तो किसी चीज का निर्माण होगा ना कोई सी चीज घटती है। मतलब ना, देखो सिंपल सी बात है, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें ना ही किसी चीज का निर्माण होता है और ना ही किसी भी चीज का विनाश होता है। देखो उसके बाद हम अगली बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पहले, अभी मतलब कि जो पहले जिसको अभिकारक बोलते हैं एवं उसके बाद उत्पाद, प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। मैंने क्या बताया था, देखो जैसे मेरे पास ये वाला है, अब मैंने कहा कि इस साइड के नंबर और जो इस साइड के जो नंबर है मेरे पास, जो भी देखो मैं यहाँ पे नंबर ले, मेरे पास कार्बन का 1 नंबर है और जो मेरे पास ऑक्सीजन है इसका क्या मेरे पास 2 नंबर है, तो यहाँ बन गया CO2 बन गया, ठीक है। तो मेरे तब मैं यहाँ पे देखता हूँ भाई दोनों तरफ जो मेरे पास देखो कार्बन का नंबर 1 है, इसका भी नंबर 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 2 है, तो यहाँ तुम देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर 2 है। तो हमें यही बातें समझनी है, जब दोनों तरफ हमारे पास परमाणु की संख्या है बराबर होती है हम उसको संतुलित मतलब कि संतुलित या फिर रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बोलते हैं। वैसे इसको हम बोलते हैं संतुलित समीकरण। जब भी मेरे पास उत्पादक या फिर इसको बोलते हैं अभिकारक और उत्पाद, अगर दोनों तरफ के जो परमाणु संख्या बराबर होती है हम उसको संतुलित समीकरण बोलते हैं। अब भाई उसके कुछ स्टेप्स है भाई, देखो बहुत बार ना कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम में लिखने को आ जाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये जो रासायनिक समीकरण जो इसके जो स्टेप्स होते हैं ना भाई वो लिखने को आते हैं। तो थोड़ा इसको लेके चलना साथ में कि अगर आ गए तो तुम छोड़ना इस क्वेश्चन को। तुम्हें करना क्या है, देखो मेरे पास जो नेक्स्ट है
चरणबद्ध संतुलित करना होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड है मेरे पास। तो सबसे पहले तुम्हें अगर कभी भी तुम्हारे पास ऐसा आ जाए कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के चरण लिखो, ठीक है, या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें सबसे पहला ये तुम्हें पहला स्टेप लिखना है, चरण पहला कह रहे कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। देखो ये लिख दिया मैंने, इसके चारों तरफ बॉक्स बना दिया, ये लिख दिया, इसके चारों तरफ बॉक्स है, देखो सबके चारों तरफ बॉक्स बना रखा है। इसको वैसे मैं डिटेल में बता रखा है, फिर सुनो। कह रहा संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। जब हम बैलेंस कर रहे हैं तो बॉक्स के अंदर कुछ चेंज नहीं होना चाहिए, बाहरी बार जो चेंज करना है करो। फिर सुनो अगला दूसरा स्टेप जो मेरे पास है, कह रहे कि चरण 2 समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु संख्या को नोट कीजिए। देखो जैसे मान लो Fe है तो Fe लिखा मैंने यहाँ पे, इसका नंबर कितना है मेरे पास 1 है। फिर यहाँ पे देखो Hp है और O भी है, तो H को मैंने यहाँ लिखा, H के आगे 2 नंबर है, मैंने इसके आगे 2 नंबर लिख दिया। फिर O यहाँ पे लिखा हुआ है तो O यहाँ भी लिख दिया मैंने, और O के आगे 1 नंबर है, इसको लिख दिया। अब सुनो जो मेरे पास उत्पाद की तरफ है, यहाँ तो मैंने बता दिया अभिकारक, अभिकारक वाला बता दिया मैंने, उत्पाद की तरफ जाते हैं। यहाँ पे Fe2 है, Fe ना, तो Fe मेरे पास देखो यहाँ पे 2 है, भाई यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है एक बार, ठीक है। देखो मेरे पास यहाँ पे जो Fe है वो 2 है, ये Fe ना, ये Fe वाला है, थोड़ा इसको थोड़ा मैच कर लेना, ठीक है। ये Fe2 वाला थोड़ा इसको चेंज कर लेना, इस पे यहाँ पे लिख देना Fe2। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो मेरे पास जो क्या जा रहा है Fe2 है और O3 है, ठीक है। मेरे पास क्या यहाँ पे भाई जो O है इस वाले इस साइड वाले में 3 है, तो O का 3 यहाँ पे आना चाहिए, इस वाले को थोड़ा यहाँ लिख लेना, थोड़ा बस नंबर मैच कर लेना इससे, ठीक है। फिर लास्ट में जो H है, H का हमारे पास 2 है, H का 2 लिखा हुआ है, ठीक। अब सुनो तो यहाँ पे ना तुम्हें बस करना जैसे जैसे इस तरफ मैंने नंबर लिखे, जैसे इस तरफ मैंने नंबर लिखे हैं सेम उसी तरीके से तुम्हें इस तरफ भी नंबर लिख लेने इसके। 2 स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में कह रहे हैं कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिकारक या उत्पाद की तरफ उचित गुणांक लगाकर संतुलित किया। देखो अब ये कह रहे हैं कि जिसकी जो सबसे बड़ा नंबर है, हमें करना क्या होता है, देखो वैसे नहीं सारे सारे स्टेप्स में तो बता दूंगा, होता क्या है जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसको तो मल्टीप्लाई वगैरह करना होता है। तुम इसको ये चीज ना तुम सिर्फ थ्योरी से समझ नहीं पाओगे, जब प्रैक्टिकल करोगे तो समझ जाओगे। फिर चौथा स्टेप है सभी तत्वों को परमाणु के चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। अब उसको वही क्या है जो थर्ड स्टेप में ना, इसके लिए बैलेंस कर लेना इसको, जैसे यहाँ बता रहे भाई 3 का 2 मतलब कि तुम्हें बॉक्स से बाहर के नंबर चेंज करने होते हैं, जिससे तुम कहेगी जितने भी तुम्हारे पास नंबर है सारे सारे बैलेंस कर पाओ। फिर सुनो अगला स्टेप तुम्हारे पास है पांचवा, अभिकारकों एवं उत्पाद के अवस्था लिखना। देखो अगर ठोस हुआ तो एस लिख देना, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूं मैं, देखो तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है जैसे कार्बन है, एस लिखा है, एस क्यों लिखा है क्योंकि ये सॉलिड है, ठोस है, ठीक है। उसके बाद अगली बात कर दूं, यहाँ मेरे पास जो ऑक्सीजन है यहाँ पे जी लिखा है, जी क्यों लिखा है क्योंकि गैस है। उसके बाद जो कंकाली समीकरण का मेरे पास यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे जी लिखा हुआ है क्योंकि भाई मेरे पास ये भी गैस है। तो ये चीजें होती है, तो मैं इस तरीके से लिखना होता है। अब जैसे सुनो तो मैंने बता दिया कि अगर ठोस है तो एस लिखना है, और द्रव होगा तो एल लिखना है, इसको लिक्विड बोलते हैं, और गैस होगा तो जी लिखना है। अगर कोई सा जलीय विलीन है, कोई सी ऐसी चीज जो जल में घुल सकती है, उसको तुम्हें ए क्यू लिखना है। फिर नेक्स्ट जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास F3FeS, एच ऑफ जगह H2O है मेरे पास, 4H2O ये गैस है, फिर ये मेरे पास सॉलिड है और ये मेरे पास गैस है, ठीक है। इस तरीके से सुनो जो मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है इसका, जो मेरे पास चरण छठा है, कह रहे कुछ आवश्यक परिस्थिति जैसे ताप दाब ये पहले बता चुका हूं, ठीक है। इसको तीर से दिखाते हैं, ये स्टेप पहले लिखवा चुका हूं मैं। अब सुनो हम अगली बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं। सबसे पहली चीज मेरे पास पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन क्या होती है, जब भी कोई दो तत्व आपस में जुड़ के एक तत्व बनाते हैं उसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तुम्हारे पास जो भी बुक है उसमें क्वेश्चंस वगैरह उसको एक बार ना सॉल्व करो। देखो जैसे मान लो ऐसा कभी लिखा आ जाए ऐसा कि हमारे पास कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो दो जुड़ के जब भी एक बनता है हम इसको संयोजन बोलते हैं, ठीक है। ये इसके हमारे पास कुछ एग्जांपल और है, जैसे ये रहा इसको जोड़ के बन गया, इन दोनों को जोड़ के मेरे पास ये बन गया। तो जब भी दो या दो से ज्यादा को जोड़ के सिर्फ एक बन जाता है हम उसको बोल देंगे संतुलन, मतलब कि हम उसको बोल देंगे संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद संयोजन की ना भाई मेरे पास एक अगला समझ रहा तुम्हें, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। कह रहे कि जिन अभिकारकों में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी बोलते हैं।
ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया होती है, तुम इसको लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं मैं इसको थोड़ा वीडियो स्लो कर लो, रोक लो, लिख सकते हो कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके दौरान ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि मेरे पास जो है ऊष्मा, जिसको ऊष्मा, मेरे पास यहाँ पे गर्मी है तो गर्मी उत्पन्न होती है। जैसे मेरे पास पहला ही रहा प्राकृतिक गैस का दहन। ठीक है, जो नेचुरल गैस है मेरे पास मिथेन है, CH4 मेरे पास क्या भाई मिथेन गैस है। मिथेन को अगर मैं जलाता हूँ हवा में, जब भी O2 जैसे ऑक्सीजन की बात आ जाए तो उसको वही मान लो हवा है, तो मेरे पास पहले धुआं निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर जब मेरे पास यहाँ पे हीट प्रोड्यूस, मतलब कि एक तरीके से मान लो वाष्प, भाप भाप बन बन के उड़ेगा, लास्ट में बचा ऊष्मा। तुम्हें याद रख के चलना है कि ऊष्मा क्षेपी क्या होती है, फिर इसका तुम्हें एग्जांपल याद कर लेना है इसको। ठीक है, उसके बाद श्वसन भी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है भाई। क्यों? सांस लेना भी एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसका आंसर लिख लो। तो वापस ना ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि श्वसन एक ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों है, तो हम उस टाइम बोलेंगे, पहले हमें लिखना होता है कि भाई ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। पहले हमें लिख के बताना होता है कि जो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं होती क्या है, तो हम उसमें लिखते हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वो होती है जिसमें गर्म गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो अब मेरे पास श्वसन क्यों है भाई, क्योंकि देखो जब सांस लेते हैं तो उसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब छोड़ते हैं हमारे पास क्या है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड, और उसमें उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हमारे पास ना उसमें भाप भी निकलता है। जैसे मान के चलो तुम कभी शीशे के ऊपर ना ऐसा करके ऐसा करना, ठीक है, जिस तरीके से करते हैं ना, ऐसे हल्की सी भाप निकालते तो तुम देखोगे उसमें पानी की बूंद भी आती है और गरम गरम गैस भी होती है, इस तरीके से होता है। ठंड के मौसम में तुम देख सकते हो उसको। उसके बाद अगला मेरे पास है भाई वियोजन अभिक्रिया। वियोजन क्या होता है, देखो मैं तुम्हें बताया पहले संयोजन, संयोजन बता दिया, दो जुड़ के, जब भी मेरे पास दो जुड़ के जब एक बन जाता है उसे हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। उसके बाद अगला मेरे पास है वियोजन, जब एक टूट के दो या दो से ज्यादा बन जाए हम उसको बोलते हैं वियोजन। जब भी कोई एक टूट के दो या दो से ज्यादा बन जाए हम उसको बोलते हैं वियोजन। तो अब वियोजन हमारे पास अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। पहला मेरे पास है ऊष्मीय वियोजन, मतलब कि जब हम ऊष्मा गर्मी, देखो भाई वैसे ना वियोजन का मतलब है तोड़ना, मेरे पास वियोजन का मतलब है तोड़ना। जब भी किसी एक चीज को तोड़ के ज्यादा चीज में बदल देते हैं तो उसको हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो तोड़ता कैसे है, पहला मेरे पास है ऊष्मा से, इसको बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन। जब भी किसी एक चीज को गर्म करके तोड़ा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, ऊष्मीय वियोजन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल मैंने बता रखा है, जैसे मान लो कि मेरे पास यहाँ पे है, मैंने मतलब कि फेरस सल्फेट लिया है, इसको गर्म किया, गर्म करने में मेरे पास क्या है कि ये अलग हो गया और मेरे सल्फ्यूरिक अलग हो गया, और मेरे पास जो सल्फर ऑक्साइड है वो अलग हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ देखो अगला मेरे पास नेक्स्ट है विद्युत वियोजन। विद्युत वियोजन क्या होता है, विद्युत वियोजन का मेरे पास सिंपल सा मतलब निकल के आता है, अगर हम किसी चीज को ऊष्मा ऊष्मा के बदले हम बिजली से तोड़े, हम किसी चीज को बिजली से जला रहे हैं, तो बिजली से जलाते वक्त जब वो कोई चीज टूट जाती है ना तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, विद्युत वियोजन बोलते हैं। अब सुनो, जैसे मान लो ये रहा मेरे पास क्या है कि H2O लिया, मतलब कि पानी लिया, तो पानी को गर्म किया, पानी को गर्म करने पे हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी और जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या मेरे पास अलग हो जाती है। पानी दो चीज से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन गैस से और फिर ऑक्सीजन गैस से। अगर हम इसको तो मतलब कि जब पानी को हम गर्म करके तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है, तो हम उसी को बोलते हैं। जब भी तुम्हारे पास ना विद्युत वियोजन आ जाए, ये तुम्हें चित्र दिख रहा है वाला, इसको तुम्हें बना देना होता है, नॉर्मल सी बात है, कुछ नहीं और। अब सुनो, अगला मेरे पास है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया है, अगर उसके अंदर हम किसी भी पदार्थ को सूर्य के प्रकाश से उसको तोड़ते हैं, ठीक है, हम उसको बोलते हैं प्रकाशीय वियोजन। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है भाई, देखो यहाँ पे अगला कह रहे कि उस, अच्छा भाई इसको भी समझ लो एक बार। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये एक एलिमेंट है, ठीक है, मेरे पास सॉलिड था, इसको सूर्य के प्रकाश में किया तो मेरे पास ये आर्गन तो सॉलिड रहा, लेकिन मेरे पास जो क्लोरीन हो गया गैस में बदल के चला गया। आर्गन मेरे पास देखो एस लिखा हुआ है ना यहाँ पे, एस का मतलब यहाँ पे सॉलिड है और उसके बाद ये गैस में बदल गया, तो इसका मतलब क्या भाई, ये गैस में कन्वर्ट हो गया। तो अब ऐसे मेरे पास है, देखो यहाँ पे कह रहे कि सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। जब भी तुम सिल्वर क्लोराइड को तुम धूप में रखते हो उसका जो कलर है थोड़ा धूसर सा हो जाता है, थोड़ा धूल जैसा हो जाता है। सुनो अब नेक्स्ट, और भाई जब भी मेरे पास ऐसा होता है तो इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत मतलब की फोटोग्राफी में होता है, मतलब कि जो फोटोग्राफी वगैरह ना जो ब्लैक एंड व्हाइट होती है उसमें इसका ज्यादा यूज होता है। हम अगली बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। अब सुनो भाई, कह रहे कि जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है हम उसको ऊष्मा शोषी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्मा शोषी क्या होती है भाई, एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें
किसी भी एक अभिकारक, किसी एक अभिकारक को तोड़ने के लिए, किसी अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा, प्रकाश या फिर हमें विद्युत की जरूरत पड़ती है, तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अगला मेरे पास है विस्थापन। तुम्हें विस्थापन समझना कैसे है, मैं तुम्हें देखो इसका एग्जांपल देता हूं। पहले यहां देखो, मेरे पास ये एक सिंगल एलिमेंट है Fe, ठीक है, फिर यहां देखो ये दो एलिमेंट है, तुम्हें दिखा दो CuSO4, एक एलिमेंट ये रहा, एक एलिमेंट ये, मतलब कि मेरे पास कंपाउंड है, ये एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, मतलब एलिमेंट देखो तत्व है और ये यौगिक है। पहले समझो तत्व क्या होता है। तत्व मेरे पास जो सिंगल चीज होती है, मेरे पास Fe लिखा है, हाइड्रोजन, कार्बन, ठीक है, और जैसे मेरे पास ऑक्सीजन, ये सारे सारे क्या तत्व है। लेकिन जब कोई दो तत्व आपस में जुड़ जाते हैं, हम उससे क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं विस्थापन है, मतलब उसको हम बोल देते हैं यौगिक। मैंने क्या बोला कि जब भी कोई एक सिंगल होता है तो उस सिंगल को हम क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। और उसके बाद जो मेरे पास दूसरा है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसको हम बोल देते हैं यौगिक। तो एक मेरे पास ये रहा और दूसरा ये रहा। मैं तो बताता हूँ विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। तो विस्थापन का मेरे पास मतलब जैसे मान लो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तो इस वाले में से इस वाले में से एक निकल के मेरे पास चला जाएगा इसके अंदर। देखो मैं समझा रहा हूं अभी, ये देखो ये Fe है और ये CuSO4 है। तो इस वाले में से तुम अब इस साइड जाके देखो, यहां से इस साइड जाके देखो, तो मेरे पास Fe के साथ SO4 आ गया। तुम्हें दिख रहा है ये देखो, SO4 पहले यहाँ पे था, तो SO4 निकल यहां से निकल के इधर चला गया, ठीक है। तो जब भी ऐसा कभी होता है कि एक तरफ से मतलब इस वाले में से एक एलिमेंट निकल के उस वाले में चला जाए, हम इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसका तुम और एग्जांपल भी आराम से देख सकते हो। जैसे मान लो मेरे पास ये रहा, ठीक है, यहाँ पे Zn है और प्लस CuSO4 है, जिंक है, ठीक है, और मेरे पास क्या है, कॉपर सल्फाइड है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको लेता हूं, यहाँ पे मैंने किया, इस वाले में से देखो, इस वाले में से एक निकल के चला गया इस वाले के अंदर, दिखा तुम्हें यहाँ पे, देखो उधर, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि इस वाले में से एक निकल के इस वाले में चला गया। जो SO4 था वो चला गया मेरे पास जिंक के साथ। अब सुनो, तो मैं कहा जिंक है, फिर मेरे पास क्या भाई, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट में से जो देखो, कॉपर तो वही रह गया, लेकिन जो सल्फेट है निकल के मेरे पास इस जिंक पर जुड़ गया, दिख रहा देखो यहाँ पे। तो कभी भी ऐसा होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, हम इसको बोल देंगे सिंपल विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, विस्थापन अगर तुम समझ गए तो द्विविस्थापन आसानी से समझ जाओगे। सुनो, जो अगला मेरे पास है भाई द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन तुम्हें समझना क्या होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी होती है, जैसे मान लो तुम्हें यहाँ देखो, पहले NaSO4 है, ठीक है, फिर BaCl2 है। तो इस वाले में से तुम देखोगे तो देखो SO4 तो यहीं पे है, लेकिन जो Na है ये चला गया इस वाले के साथ, ठीक है, ये तुम्हारे पास इस वाले के साथ चला गया। तुम यहाँ देखो Na चला गया इस वाले के साथ। फिर अब तुम इसमें देखो, इस वाले में से जो मेरे पास, इस वाले में जो Ba है, ठीक है, जो मेरे पास देखो, इसमें जो मेरे पास क्या है कि Cl2 तो यहीं पे, देखो Cl2 यहीं पे, यहाँ पे लास्ट वाले में Cl2 है, इसमें Cl2, लेकिन जो Ba है, Ba इसमें से निकल के मेरे पास इसमें चला गया, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। तो जब भी इधर का एक उधर चला जाए और उधर का एक इधर आ जाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं भाई, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। जिसको समझ नहीं आया वीडियो को दोबारा पीछे कर लो, फिर जाके समझ जाओगे आराम से। फिर सुनो, जैसे मैं इस वाले में समझा देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ है K और L है, ठीक, यहाँ पे PbNO3 है। तो हमें बस समझना है इसमें, यहाँ से जो Pb है वो निकल के चला गया इस वाले के अंदर, और जो इस वाले में जो मेरे पास K है वो यहाँ से निकल के चला गया इस वाले में। थोड़ा गौर से देखो यहाँ पे, तुम यहाँ पे देख सकते हो आसानी से, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग मारो, समझ में आ जाएगा। अगली बात क्या होता है भाई, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है और जो अपचयन अभिक्रिया वो क्या होती है। उपचयन एक अलग है, जो अपचयन है वो अलग है। भाई मेरे पास देखो, उपचयन का मतलब क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, ठीक है, ह्रास का मतलब है कमी होती है, ह्रास का मतलब क्या है, यहाँ पे कमी होती है, इसको थोड़ा लिख लेगा कि भाई ह्रास का मतलब कमी होती है। और इलेक्ट्रॉन का देना, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का देना, तो बस तुम इसको याद रख के चलो, ठीक है, तुम्हें तीनों पॉइंट याद रख के चल रहे। अगर किसी भी अभिक्रिया के अंदर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, हम उसे क्या बोलते हैं भाई, उपचयन बोलते हैं। अगला मेरे पास है अपचयन, ठीक है, अपचयन क्या है भाई, यहां देखो, अपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो, इस वाले में ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन ई का लेना होता है। देखो ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन देते हैं, इस वाले में इलेक्ट्रॉन लेना होता है। तो हम इसे क्या बोलते थे भाई, हम इसको देखो, इसको बोलेंगे अपचयन और ऊपर वाले को
उपचयन, बस थोड़ा इतना याद रख के चलना है। फिर भाई अब मेरे पास जो अगली बात आती है कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव क्या क्या है। देखो उपचयन अभिक्रिया क्या थी पहले समझते हैं। उपचयन जिसमें मेरे पास ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। अब सुनो भाई, मैं तुम्हें जो टॉपिक बता रहा हूं मेरे पास ये है कि अगर किसी भी चीज में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, कोई सी चीज है उसके अंदर मेरे पास क्या है कि भाई ऑक्सीजन की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो उस टाइम हमें करना क्या होता है। सबसे पहली चीज मेरे पास है संचारण। मैं तुम्हें पहले एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई लोहे की चीज है, ठीक है। अगर लोहे की जो चीज है, लोहे की चीज को अगर हम कुछ दिन तक खुले हवा में छोड़ देते हैं, उसके ऊपर जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब तुमसे बोलो भाई पानी के अंदर रखते हैं तो भी जंग लगता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, बता चुका हूं मैं। पानी का फॉर्मूला जो मेरे पास है भाई वो मेरे पास क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। अगर पानी के फॉर्मूले की बात करेंगे मेरे पास क्या था वो, H2O, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, पानी का फॉर्मूला है। तो पानी में ऑक्सीजन तो है ना, ऑक्सीजन तो है। मैंने क्या होता भाई कि ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई सी भी धातु की चीज ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर एक जंग लग जाती है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको ऑक्साइड की परत बोलते हैं। तो मैंने क्या बताया भाई, संचारण मेरे पास क्या है, जब कोई धातु, धातु क्या है, लोहा चांदी पीतल तांबा सोना ये सब चीज, ठीक है। जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता या फिर अम्ल आदि या फिर अम्ल के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर होकर संचारित हो जाती है, ठीक है। मैंने क्या बोला भाई, संचारित हो जाती है। जब भी मेरे पास कोई धातु की चीज हवा के संपर्क में आने पे उसमें क्या है कि एक तरीके से मान के चलो वो संचारित हो जाती है। संचारित का मतलब क्या भाई, यहाँ पे संचारित का मतलब उसके ऊपर एक पतली सी लेयर आ जाती है, उसकी परत उखड़ जाती है ऊपर की, और जो परत है वो कमजोर पड़ जाती है। देखो जंग में तो ऐसे होता है, तुम जंग को आराम से तोड़ सकते हो। कोई सा लोहा है उसके ऊपर अगर जंग लग जाती है तो हमसे ये बोलते संचारण बोलते हैं। अब सुनो, जैसे लोहे की वस्तु पर जंग लगना, इसका एग्जांपल है। अगला, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचारण का उदाहरण है। अब भाई बताओ इसको हम इसको रोक कैसे सकते हैं। मैं बोलूँ, मैं पूछूं कि अगर इसको हम जो ये जो संचारण है हम इसको रोकते कैसे हैं। देखो तुम सबको खुद पता होगा कि पहले दो चार चीजों में पहले पता होगी कि अगर तुम्हारे पास कोई सा भी मान लो कि कोई सी चीज है लोहे की, उसको तुम जंग से बचाने क्या करते हो भाई, उसको जंग से बचाने के लिए तुम्हें क्या करना होता है उसके ऊपर या तो तुम पेंट कर देते हो। तुम्हारे घर में जो लोहे की जो गेट है उसमें पेंट हो रखा है ना, और तुम फोकस करना जहां पे पेंट नहीं रखा वहां पे जंग लगी होगी पक्का, ठीक है। अगर नहीं लगी तो कुछ दिन में लग जाएगी वो, ऐसा होता है। तो पहले पास है यस द लेपन, मतलब कि थोड़ा ना लेपिंग वगैरह होती है उसके पन्नी वगैरह की, ठीक है। उसके बाद अगले पास है विद्युत लेपन। एक मेरे पास क्या है कि तुमने देखा होगा बहुत सारे घर में ना, बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जिसमें गेट चमक रहे होते हैं, तो उसमें ना एक विद्युत लेपन होता है, मतलब कि इलेक्ट्रो पेंटिंग की जाती है। नेक्स्ट मेरे पास है पेंट करके संचारण से धातु को बचाया जा सकता है। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, जैसे मान लो कि तुम्हारी मम्मियां वगैरह होती है, तुम्हारी अम्मी क्या करती है, अगर किसी शादी या फंक्शन में जाती है तो वहां पे जाते वक्त तो ठीक है वो गहने वगैरह पहन के जा रही है, लेकिन वो वहां से आने के बाद तुरंत उसको क्या पैक करके अच्छा संभाल के रख देती है, ठीक है। तो उस वो ऐसा करती है, ऐसा इसलिए करती है ताकि उसमें जंग ना लग जाए। अगर उसको ज्यादा देर तक बाहर पहनते तो वो थोड़ी काली काली पड़ जाती है, ठीक है। उसके बाद हम अगली बात करते हैं भाई विकृत गंधिता क्या होती है। विकृत गंधिता का मतलब है जब बहुत देर तक कोई सा जो खाना होता है वो हवा के संपर्क में रहता है तो उसके स्वाद में और उसकी खुशबू में, फिर जिसको बोलते हैं उसके जो भी उसकी स्मेल जो होती है भाई उसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक। तो हम उसे क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। देखो कह रहे कि वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, ठीक है। भाई वसा मतलब कि वसा हमारे पास जो मान लो तेल हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, ये सारे खाने और तेलीय खाद्य सामग्री, अगर इसको हम वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। ये क्या होता है भाई, जब ये वायु के संपर्क में आते हैं तो ये क्या उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। अब क्या होता है भाई, उससे क्या होता है, या तो उनका स्वाद जो उनका स्वाद है या तो वो बदल जाता है, या फिर जो उनका गंध है उसमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई कि हाँ, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है, और इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे हम विकृत गंधिता बोलते हैं। अब बताओ कि तुम्हारे घर में खाना बना है, ठीक, तो तुमने रात में खाना बनाया थोड़ा सा बच गया, उसको तुम सुबह तक कैसे बचा के रख सकते हो। सबसे पहले तुम फ्रिज के अंदर डाल दो, ठीक है। दूसरा ऐसी जगह डालो जहां पे ऑक्सीजन ना पहुंचे। तीसरा नाइट्रोजन गैस के अंदर पैक करके रख दो। जैसे मान लो
विकृत गंधिता के विकृत गंधिता रोकने के उपाय, पहला प्रति ऑक्सीकरण का उपयोग करें, इसको बोलते हैं एंटी ऑक्सीडेंट। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको अगर किसी चीज में किसी खाने में डाल दें तो बहुत दिन तक सड़ती नहीं है वो। ठीक है, तो अगर प्रति ऑक्सीकरण का उपयोग करके, उसके बाद मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, मान लो कि दुकान वगैरह होते हैं, ठीक है, फिर जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं उसमें खाने के अंदर प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। प्रिजर्वेटिव क्या होता है भाई? प्रिजर्वेटिव एक ऐसा केमिकल होता है जिसको अगर किसी खाने में डाल दे तो खाना सड़ता नहीं है। ठीक है, और भाई तुम्हें जैसे ये जो साइड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, ये तुम्हें सारी सारी नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगी इसी वीडियो। ठीक है, ये तुम्हें साइड में लिखा हुआ दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक, अब सुनो, तो मैंने क्या बोला कि अच्छा देखो ना, ये केमिकल और कहाँ पे यूज होता है, जो है ना प्रिजर्वेटिव, ये केमिकल जब कोई इंसान मर जाता है ना तो उसकी बॉडी को लंबे समय तक जिंदा रख, मतलब कि ना सड़े वो बॉडी, वो जो बॉडी है वो बॉडी ना सड़े लंबे समय तक, तो उसको मतलब कि उस बॉडी के ऊपर लगा देते हैं, तो उससे भी खाना बहुत लंबे समय तक टिकता है। जो बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, वहाँ के जो बर्गर फ्राइज वगैरह होते हैं इसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये लंबे समय तक टिक जाते हैं। तुम ट्राई कर लेना एक बार लाके घर पे। सुनो, करिए वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। ठीक है, अब तुम्हें करना है अगला, एक ऐसे बर्तन में तुम खाने को रख दो जिसमें हवा ना पहुंचे। तुमने घर में रोटी रखने वाला देखा होगा, रोटी रख के पूरा पैक कर देते हैं अच्छे से, तो उसमें क्या रोटी सूखती नहीं है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि भाई उसके अंदर हवा पहुंचती ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। अगर तुम किसी भी खाने में, या फिर मान के चलो कि तुम अगर उसको हवा में रख रहे हो ना, अगर तुम देखो, अगर तुम खाने को ऑक्सीजन में रखोगे, खुले हवा में रखोगे, तो खराब तो हो ही होगा वो। लेकिन अगर तुम उसको नाइट्रोजन गैस के अंदर रखते हो तो खराब नहीं होगा। मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ उसके, जैसे मान के चलो भाई तुमने चिप्स का पैकेट खाए होंगे। ठीक है, जो चिप्स का जो पैकेट है, तुमने दुकान से चिप्स खाए होंगे। हम देखते हैं कि अगर हम अपने घर पे चिप्स बनाते हैं वो कुछ टाइम के बाद ही बहुत ही बेकार से हो जाते हैं, लेकिन जो दुकान में जो चिप्स मिल रहे होते हैं भाई वो लंबे समय तक टिके रहते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो पैकेट तुम्हारा है ना चिप्स का, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक, तो जो नाइट्रोजन गैस है उसी के कारण से जो चिप्स वगैरह बहुत ज्यादा कुरकुरे से रहते हैं। अगला मेरे पास है शीतलन द्वारा, ऐसी जगह रख दो जहां थोड़ा ठंडक ज्यादा हो। ठीक, जैसे मान के चलो कि तुमने देखा हो ठंड के मौसम में जल्दी खाना खराब नहीं होता, ठंड के मौसम में जल्दी खाना खराब नहीं होता, लेकिन गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी हो जाता है। तो हम इन तरीके से खाने को खराब होने से बचा सकते हैं। भाई देखो, जो तुम्हारा चैप्टर था ये वाला मैंने पूरा पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तुम्हें करना क्या भाई, जितने मैं सारे पॉइंट पढ़े इसको दोबारा से एक बार पढ़ लो, इन सब के नोट्स बना लेना, और भाई वीडियो को ना कम से कम एक दो बार और देख लेना। इससे तुम्हारा रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा, और ये रिवीजन पर्पस के लिए ही वीडियो है। जिसको डिटेल वीडियो चाहिए वो जाकर मेरी प्लेलिस्ट चेक कर सकता है, उसमें मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है। हर एक कंसेप्ट को मैंने कम से कम आधे आधे एक एक घंटे दे रखे हैं, तो वो साथ साथ देख लो। तो उसके बाद भाई देखते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर करते हैं, और बाकी फिर जाके अच्छा भाई एक बात और, इसकी जो एक अगली वीडियो है, इसकी अगली वीडियो के अंदर मैंने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है उसकी अगली वीडियो आ रखी है, तो उस वीडियो को कंप्लीट देख लेना। उसको तुम्हें समझ के कुछ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी है। वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार देखना बैलेंस करने वाले को। उसके बाद हम इसके आगे देखते हैं। धन्यवाद।